दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाले सरकारी हॉस्पिटलों में काम करने वाले स्टाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते आए हैं। ऐसा ही एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। ये समिति 12 मांगों को लेकर आवाज़ उठा रही है। इनकी क्या मांगें हैं, वो दिल्ली सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे उनकी क्या रणनीति है, यही जानने विकल्पवाणी टीम आज लोकनायक अस्पताल पहुंची है। यहाँ उनकी मीटिंग चल रही है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। हम अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। दिल्ली सरकार के अधीन कितने हॉस्पिटल जो हैं जो सरकार चला रही है अभी? दिल्ली सरकार के अधीन करीब करीब वो डिस्पेंसरियों को मिलाएं तो 38 करीब हैं, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल हैं जो 18 के आसपास हैं। हमारा जैसे सबसे बड़ा तो लोकनायक हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल है, डीडीयू है, जीटीबी है, अम्बेडकर है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, गुरु नानक आई सेंटर है, तिबिया कॉलेज है, और जो एमसीडी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियाँ हैं वो भी हमारे इसके अंदर आती हैं। सर, मेरा जो आपसे सवाल है, आपके दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाले अस्पतालों में जो काम करने वाला स्टाफ है, उनके सामने किस तरह की समस्याएं, उसके लिए आप लोग किस तरह का फाइट कर रहे हैं सर? समस्याएं हैं अस्पतालों के अंदर, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने ठेकेदारी प्रथा को लागू किया है, परमानेंट स्टाफ, ओटी, एक्सरे, लैब, या आप देखेंगे फार्मासिस्टों की बहुत कमी है। हर एक पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी कमी है जिससे कि अस्पतालों के अंदर काम करने में काफ़ी दिक्कतें आई हुई हैं। लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती है, लोग बीमार होंगे काम की बोझ की वजह से। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है कि टेक्निकल जितना पैरामेडिकल स्टाफ है उनको परमानेंट भर्ती की जाए, और सरकार ने ऐसा वादा भी किया था उस समय। और आज हालात ये है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर 50% पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरने की अत्यंत ज़रूरत है, जिससे कि आने वाले मरीजों को बढ़िया सुविधा हम दे सकें। सर, मेरा सवाल ये है कि इस समय जो संविदा पे जो काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले दिल्ली सरकार के अधीन कितने वर्कर हैं अस्पतालों में? सर, अलग अस्पतालों में इनकी संख्या अलग अलग है। इसके लिए मतलब सरकार ने जो है ना सेम वर्क सेम पे भी कर रखा है। तो हमारी डिमांड यही है कि जब सेम वर्क सेम पे हो ही गया है तो उनको सिर्फ शायद मुझे लगता है एक चिट्ठी देने की ज़रूरत है कि अब आप परमानेंट हो गए। तो उनके लिए जो लड़ाई है वो यही है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए, ताकि जो हमारी जो काम करने की जो क्षमता है वो और बढ़े। आप डिमांड कर रहे हैं कि संविदा के कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर हैं उनको परमानेंट किया जाए, और ये भी बात सही है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कहा भी था कि हम परमानेंट करेंगे, लेकिन आपका क्या आधार है और कब से वो संविदा पे काम कर रहे हैं सर? आज मेरे ख्याल से कुछ तो स्टाफ ऐसा है जिनको 20-20, 22-22 साल, 25-25 साल हो गए, और जबकि वो काम भी ऐसा कर रहे हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय का है। हमेशा जो परमानेंट एम्प्लॉय का काम है वो कर ही रहे हैं। तो सरकार ने अपना जो एक निर्णय लिया भी था, इलेक्शन में सबको बताया भी था केजरीवाल जी ने कि हम इनको परमानेंट करेंगे। तो वो हम केजरीवाल जी से मांग करते हैं कि जब आपने कहा था तो उनको आप परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? जो इसमें एक डिमांड है आपका कि पीसीएम के बारे में, वो क्या चीज़ है और किस तरह का डिमांड हम कर रहे हैं सर? जो पीसीए मतलब पेशेंट केयर अलाउंस है, रोगी देखभाल भत्ता है, वो पहले भी बड़े संघर्ष के बाद में हमें मिला था, और वो लगभग 20, 25, 30 साल से वो मिलता ही चला रहा है हमारे को। इस बार सरकार के ऐसे आदेश हुए कि उन्होंने ना कुछ 2 कैडर में बदल दिया उनको, और बहुत सारे कैडरों के अंदर से जो है ना वो पीसीए उन्होंने काट दिया। जबकि सरकार के खुद के ऑर्डर ये था कि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ना सिर्फ उन्हीं का कटेगा, लेकिन जो हमारा जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं है, वो नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। तो उनका जो भी पीसीए वो मार्च से काट दिया उन्होंने, और उसके ऊपर कोई भी उनका खुद का कोई क्लैरिफिकेशन सरकार का नहीं है कि जब ये नॉन मिनिस्ट्रियल है तो इनका क्यों काटा गया है। तो हमारी ये भी डिमांड है सरकार से कि जो लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं और जो रोगियों की जो देखभाल करते हैं वो सब लोगों का बराबर सहयोग रहता है, तो उसको ना काटा जाए और उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, और जो उनका एरियर है वो भी समय से दिया जाए। सर, मेरा सवाल है कि जो कोविड के अंदर जो शहीद हुए हैं, जिसको आप कह रहे हैं शहीद है, और उनके लिए 1 करोड़ की आप डिमांड कर रहे हैं, और उनके जो आश्रित लोग हैं उनके लिए जॉब की डिमांड कर रहे हैं, ये क्यों डिमांड कर रहे हैं सर? और कितने लोग शहीद हुए ये पहले जानना हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी है सर।
कोविड में जितने कर्मचारी एक्सपायर हुए हैं, सरकार ने उसका आंकड़ा अभी तक पूरी तरह साफ़ किया ही नहीं है। जितने लोगों सरकार ने बोला था बैठ के कि जो कोविड में काम कर रहा है उनको 1 करोड़ की राशि दी जाएगी, उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाएगी। अभी तक सरकार ने उसका आंकड़ा साफ़ नहीं किया, जिस चक्कर में कई कर्मचारियों के परिवार वालों को अभी तक नौकरी किसी भी प्रकार की नहीं दी गई। सर, मेरा जो सवाल है, एक आप डिमांड कर रहे हैं, और आप ही नहीं, मैं सोचता हूँ देश के हर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला हर कर्मचारी डिमांड कर रहा है ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं, और आपको क्यों लगता है कि इसे ना मिलने से आपका भविष्य खतरे में होगा सर? ये ओल्ड पेंशन की डिमांड बहुत पुरानी डिमांड है, और जो मैं अपने पर्सनल बोलता हूँ कि मेरी मदर हैं, अभी मेरे फादर नहीं है, तो वो आज भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि उनको पेंशन मिलती है। वो क्या भी देती है कभी कभार, अगर भाई तुम लोगों के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ मेरे से, तो मेरे हस्बैंड की पेंशन आती है मेरे लिए, तो मेरे लिए काफ़ी है। ऐसे ही इन्होंने जो ओल्ड पेंशन को ख़त्म करके न्यू पेंशन ली है, किसी के बाद आप देख लीजिए कि किसी की तो 2500 पेंशन बन रही है, किसी की 1500 पेंशन बन, किसी की अभी बीच में अखबार में आया था कि इसकी 800 रुपये कुछ पेंशन बनी है। जब एक एमएलए को 2-2, 3-3 जगह की पेंशन मिलती है, एमपी को पेंशन मिलती है, तो सरकार अपने जो परमानेंट आदमी हैं जो 25 साल, 30 साल या 35 साल नौकरी करें, उनको पेंशन का अधिकार क्यों नहीं? कम से कम उनकी सिक्योरिटी तो है। कल को मैं एक्सपायर हो जाता हूँ, मेरे बच्चों को या मेरी वाइफ को पेंशन मिलेगी, लेकिन जो 2004 के बाद के लगे उनको कोई पेंशन नहीं है। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? जो आपकी 12 डिमांडें हैं उसको पूरा करवाने के लिए आपके आगे का एक्शन क्या है सर? दिल्ली सरकार को हमने एक नोटिस भेज दिया है, और एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की हमने, उनको भी हमने एक पत्र भेजा कि हमें समय दिया जाए, क्योंकि आज दिल्ली सरकार के पास जाते वो कहते जी एलजी साहब हमारी फाइल रोक देते, काम नहीं करने देते, और एलजी साहब के पास जाते तो वो कहते जी ये तो सारा का सारा दिल्ली सरकार ने करना, उनके अधिकारियों ने करना है। तो हमें एक तरीके से ना रोलिंग स्टोन बना रखा है कर्मचारियों को। तो हमने दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है कि हम पहले तो 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक काले बिल्ले बांधेंगे विरोध स्वरूप हर हॉस्पिटल के अंदर, और 5 जुलाई को लंच आवर्स में हम अपने अपने हॉस्पिटल में गेट मीटिंग करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो फिर 8 तारीख से लेके और 10 तारीख तक 9 से 11 का असहयोग आंदोलन रहेगा, और 11 बजे के बाद हम सबके सब अपने अपने हॉस्पिटलों में से निकल के दिल्ली सचिवालय पे माननीय मुख्यमंत्री जी को या जो भी होंगे अपना ज्ञापन सौंपेंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन तमाम लीडरों की बातों को सुना। 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई। पहला तो ये कि देश के अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो या किसी भी आधार में काम करते हैं, उनकी रोज़गार की सुरक्षा करना सरकार और राज्य का कर्तव्य है। उसको किसी भी आधार पर कच्चा या पक्का कहकर उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। एक बात तो साफ नज़र आती है कि दिल्ली सरकार जब आई थी तो उसने कहा था कि दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर काम करने वाले, संविदा पर ठेके पे काम करने वाले लोगों को पक्का किया जाएगा। लेकिन नतीजा ये निकल रहा है कि 25-25 साल से काम करने वाले लोगों को आज तक पक्का नहीं किया गया है। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि जिस लोगों ने देश की और ख़ासकर दिल्ली की जनता की ऐसे महामारी में सेवा की, दिन रात सेवा की, अपने बच्चों को, अपने परिवार को त्याग कर दिन रात हॉस्पिटलों में पड़े रहे, उनमें से कई लोगों ने अपनी जान दे दी। उसका आंकड़ा भी सरकार ने सामने नहीं लेके आई है। साथ साथ में जो उस समय बड़े ढोल ढड़ाबे के साथ या बड़ी डपली के साथ आह्वान किया गया था कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको हम 1 करोड़ देंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उनके बच्चों की देखरेख करेंगे। नज़र ये आ रहा है कि कोविड निकल गया, लेकिन आज तक उन पे आश्रित लोगों को जॉब नहीं मिला और ना ही उनको मुआवजा मिला है। तो साफ नज़र आ रहा है कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।